Hello everyone, welcome to the today's session. Now we talked about Manmohan Singh era, right? Manmohan Singh era तक अपन ने कंप्लीट किया था. Now today we will talk about the Modi era, है ना? तो मोदी जी ने क्या क्या चीजें की है, कैसे कैसे बढ़ा है ये, तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे इन टुडेज सेशन. नाउ दिस इज थोड़ा बहुत इसमें करंट अफेयर्स की चीजें भी चलती रहेगी. सो यू विल जस्ट अंडरस्टैंड दोस थिंग्स कि वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हेन इट इज हैपनिंग इन द करंट अफेयर्स. सो firstly, Modi ji, when he became Prime Minister of India, so he became 26th of May 2014. He assumed office as the Prime Minister of India. After that, 2019 also he got re-elected as the Prime Minister of India. And during his time, you can say India's foreign policy में कुछ major changes किए गए, neighborhood के ऊपर ज्यादा focus किया गया, then Indo-Pacific के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, then India थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन हुआ. सो ऑल दिस थिंग्स हैपन ड्यूरिंग दिस और हैपनिंग ड्यूरिंग दिस पॉलिसी, राइट? अभी हमने कुछ दिन पहले ही क्वाड के बारे में भी पढ़ा था, क्वाड समिट हुआ था. तो एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दैट करंट अफेयर्स और यू कैन से फॉरेन पॉलिसी. नाउ ही फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग इंडियाज नेबरहुड रिलेशनशिप फर्स्ट, राइट? इन्होंने नेबरहुड के ऊपर ज्यादा फोकस किया इन साउथ एशिया, एंगेजिंग देन अपार्ट फ्रॉम दिस एंगेजिंग विद द एक्सटेंडेड नेबरहुड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड द मेजर ग्लोबल पावर्स. तो तीन तरीके का फोकस था. फर्स्ट नेबरहुड के ऊपर बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसी ओनली ऑफ नेबरहुड फर्स्ट. दूसरा फोकस अगर किसी के ऊपर था तो एक्सटेंडेड नेबरहुड दैट इज इन साउथ ईस्ट एशिया, यू कैन से आसियान वगैरह, इनके ऊपर फोकस है. एंड पैरेलली ही इज डीलिंग विद द मेजर ग्लोबल पावर्स. ये तीसरा है मेजर ग्लोबल पावर्स जैसे कि यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इन सबके साथ तीसरा उन्होंने प्रायोरिटी रखा है. सो दीज आर थ्री मेजर प्रायोरिटी एरियाज. तो आप बोलोगे कि सर ऑलमोस्ट सब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है. मेजर अफ्रीकन कंट्रीज, स्मॉल कंट्रीज और दूसरी कंट्रीज, ओशन कंट्रीज, इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है. पहला इंडिया के इमीडिएट नेबर पे है, दूसरा एक्सटेंडेड नेबर आसियान साउथ ईस्ट एशिया पे, और तीसरा ग्लोबल मेजर पावर्स के ऊपर इनका फोकस है. एंड दैट कैन बी सीन व्हेन ही विजिटेड फर्स्ट भूटान. तो पहला ही इन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर बने विद इन 100 days ही विजिटेड मेनी कंट्रीज. बहुत सी कंट्री में इन्होंने विजिट किया था. पहला था भूटान, नेपाल, जापान विद इन फर्स्ट 100 days. तो दो रीजनल यू कैन से नेबरहुड, हमारे जो इमीडिएट नेबर है, एंड वन एक्सटेंडेड नेबर जो कि एक ग्लोबल पावर भी है. हिज विजिट्स फॉलोड बाय यूएस विजिट, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया एंड फीजी. तो यू कैन से मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कुछ हमारे इमीडिएट नेबर एंड कुछ एक्सटेंडेड नेबर. इस तरीके से इनका मेजर विजिट्स और मेजर फोकस रहा है ऑफ द फॉरेन पॉलिसी. Now within this, the first policy was Look East policy. Neighborhood first policy तो थी ही थी. उसके अलावा जो हमने देखा कि एक्सटेंडेड नेबरहुड मेजरली साउथ ईस्ट एशिया पे हमें फोकस करना है, तो ये चेंज हिज पॉलिसी. जो हमने देखा था आई थिंक ड्यूरिंग नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, हमने देखा था स्टार्टेड विद वन पॉलिसी ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी. नाउ लुक ईस्ट पॉलिसी का ये मतलब था कि इंडिया के ईस्ट में जो कंट्रीज है, मेजरली आसियान कंट्रीज एंड ऑल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उनके साथ इंडिया के रिलेशनशिप इंप्रूव करने हैं. बट हियर द फोकस वाज ऑन साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो हमारे रिलेशन है उसको लुक ईस्ट नहीं, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्ट ईस्ट. अब लुक ईस्ट को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक्ट ईस्ट में. तो एक प्रो एक्टिव अप्रोच होना चाहिए टू इंप्रूव रिलेशनशिप विद दिस कंट्रीज. तो ये नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कंटिन्यू किया था, एंड मोदी जी ने भी उसको इंप्रूव करने की कोशिश की है. सो इट वाज एन एफर्ट टू कल्टिवेट अ एक्सटेंसिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, टू हैव एक्सटेंसिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद द नेशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, टू ब्लॉस्टर द स्टैंडिंग रीजनल पावर एंड काउंटरवेट चाइना. तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में वन ऑफ द मेजर थिंग इज टू काउंटर चाइना, राइट? ये भी हमेशा से एक मेजर चीज रही है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में. पाकिस्तान पहले होता है ना, अब उतना हमें इनको काउंटर करने या कुछ करने की जरूरत नहीं है. वैसे ही इन्होंने अपना नाम इतना खराब कर रखा है दुनिया में कि चाहे यूएस हो चाहे यूएसएसआर हो, आज की डेट में कोई भी इनके साथ स्टैंड नहीं करता. एक टाइम था 90s 60s 70s 80s कोल्ड वॉर का पीरियड जो हमने देखा अगेन, राइट? पहले हमने पढ़ा उसके बारे में. तो उस टाइम पे देयर वाज अ नीड दैट इंडिया शुड फोकस ऑन पाकिस्तान, और हमारे यू कैन से पाकिस्तान का यूएसए दोस्त हो गया तो हमें रशिया के साथ दोस्ती करनी पड़ रही है, ऐसा कुछ. नाउ करंट सिचुएशन इज नॉट लाइक दिस. इनके ऊपर हमारा बिल्कुल भी फोकस इतना होता नहीं है. Our focus is to counterweight the major, you can say, big power, big economy, which is China, जो हमारे साइड में है. Because 21st century belongs to Asia, और एशिया में अगर कोई चीज है, कोई कंट्री है जो इंडिया को काउंटर कर सकती है, तो वो है चाइना. एंड दे आर हैविंग पॉलिसी ऑफ इवन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, है ना? वो भी इंडिया को ऑल साइड से इंसर्कल करना चाहते हैं वाया देयर
यू OBOR और यू कैन से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। तो उन्हीं को काउंटर करना इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड वी हैड फ्यू टेंशंस आल्सो 2020 में इन द रीजन ऑफ लद्दाख, राइट, गलवान वैली का। दैट्स व्हाई काउंटरिंग चाइना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इंडिया नीड्स टू डू। It was initiated, अगर हम लुक ईस्ट की बात करें तो it was initiated in 1991 to have a strategic shift in India's perspective of the world. It was enacted during the Narasimha Rao government. Later, it was persuaded during the Atal Bihari Vajpayee government, and now even in Manmohan Singh government, and now Modi government changed it, या फिर इसको हमने और आगे ले जाने की कोशिश की है, improve करने की कोशिश की है by changing it from look east to act east. Look east से हमने इसको convert कर दिया act east. And the success of this look east policy is more action oriented, project and outcome based. तो याद रखना इन्होंने क्या इसको चेंज किया है, इसको हमने कहा है कि इट इज मोर एक्शन ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड आउटकम बेस्ड पॉलिसी होगी इंडिया की टुवर्ड्स दिस रीजन। Under this, India and Japan also had a strategic partnership has been lifted to an entirely new level, underscoring importance of Indo-Pacific. तो हम देखेंगे कि अब इसके ऊपर हमारा काफी ज्यादा जोर है इंडो पैसिफिक के ऊपर, बिकॉज दिस इज द न्यू एरिया वेयर पावर इज गोइंग टू कॉन्वर्ज, राइट। हमने क्वाड के लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके देख लेना, बिग न्यूज में क्वाड समिट का जो लेक्चर हुआ है उसमें बात की है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंडो पैसिफिक, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ पे यू कैन से व्हाई वी आर गोइंग टू कन्वर्ज दिस रीजन, या फिर व्हाई वी आर ट्राइंग टू डोमिनेट दिस रीजन। तो इंडो पैसिफिक में पावर 21st सेंचुरी में कन्वर्ज होगी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि यहाँ पे पीस बना रहे, फ्री यू कैन से ओपन रहे सबके लिए, एंड देयर शुड बी सिक्योरिटी ऑफ दिस रीजन सो एज टू इंश्योर फ्री ट्रेड इन दिस एरिया एज वेल, बिकॉज इसी के बीच में जो मेन आता है सेंटर में इसके, दैट इज साउथ चाइना सी, विच इज वेरी बिग, है ना, contested area by all the countries in the neighborhood of South China Sea, जैसे कि चाइना है, वियतनाम है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, सबका इसके अंदर कुछ ना कुछ इश्यू चलता है। So that's why India want this region to be peaceful, and that's why our focus is on Indo-Pacific, and for which under our Act East policy, एक्ट ईस्ट कोई जैसे अब जापान के लिए है, तो जापान के लिए मोदी जी ने इसको और एक नाम दे दिया था, एक्ट जापान, एंड यू कैन सी रशिया आल्सो, कॉल्ड एक्ट फार ईस्ट। एक्ट फार ईस्ट, तो इंडिया के थोड़े ज्यादा ईस्ट में है ना, तो एक्ट फार ईस्ट इज आल्सो देयर। तो इन दिस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंप्रूविंग आवर रिलेशनशिप विद जापान, एंड इफ यू टॉक अबाउट जापान, जापान is having connection with India's northeastern region also during this independence period, right? Imphal campaign and all those things happened during this Indian National Army की जो कहानी थी सुभाष चंद्र बोस वाली, तो जापान के रीजन कनेक्शन है पहले से ही with the north eastern region, and that's why they are projecting more, they are having more projects, Japan is having more projects in the north eastern region। और इनका जो डेवलपमेंट फंड होता है, देयर इज अ डेवलपमेंट फंड ऑफ जापान दैट इज आल्सो बीइंग यूज्ड इन द इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है वाया जापान। अपार्ट फ्रॉम दिस, इवन देयर इज फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज विद द हेल्प ऑफ जापान आल्सो, राइट। तो उनके हेल्प से हम स्मार्ट सिटीज भी इंडिया में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। Then India believes that Indo-Pacific is to be a free, open and inclusive region, और इस Indo-Pacific को, because Indo-Pacific is on the east of India, right? इसलिए the South China Sea is also on the east of India, तो इस region के लिए our Act East policy plays very important role। तो ये हमारी Act East policy का कुछ पार्ट है। पूछा जा सकता है कि हमारा क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, या इसको कन्वर्ट कब किया गया है, लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट क्या हुई, इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं, राइट। Then towards ASEAN, within this Act East, ASEAN is one of the very important area, that is Association of Southeast Asian Nation। 10 countries का ये organization है, which is having its head office in Jakarta, Indonesia, and ये काफी you can say important organization है। यहाँ पे India is having as status of observer also, and dialogue partner भी है India इसमें ASEAN में। So ASEAN's centrality remains the abiding contemporary characteristic in the Indo-Pacific and the regional level. India has placed Indo-Pacific at the heart of engagement with the South, Southeast and East Asia। तो तीनों रीजन में साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। साउथ एशिया दैट इज सार्क के थ्रू हम मेजरली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया आसियान के थ्रू कह सकते हो हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें तो डायरेक्टली वी आर मेंबर, देन हियर वी आर ऑब्जर्वर, एंड बाकी कंट्रीज जैसे कि जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके साथ वी आर हैविंग सेपरेटली डील करते हैं एक एक कंट्रीज के साथ। सो दिस इज आवर मेजर पॉलिसी टू टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक।
इनके थ्रू हम काम करते हैं, ठीक है, इंडो पैसिफिक। Then India joined ASEAN in 1992 as a sectoral partner. India even participates in East Asia Summit. इसी के अंदर आती है, राइट, आसियान रीजनल फोरम में भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है, इसी के थ्रू देयर इज अ ईस्ट एशिया समिट एंड द आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, इसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है। तो इंडिया इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन आसियान। द एक्टिस्ट, अब इसमें भी ऐसा कहा जाता है ड्यूरिंग द मोदी इरा हो क्या रहा है, ये एक्टिस्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड, इस एक्टिस्ट को भी अब चेंज करके बोल दिया जा रहा है एक्ट इंडो पैसिफिक होने लगा है, बिकॉज एवरीथिंग इज फोकस्ड टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन, इसी रीजन के टुवर्ड्स अपना मेन फोकस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्ट इंडो पैसिफिक पॉलिसी भी बोलने लगे इसे। Now, apart from this, India have started 2+2 dialogues also. Now, 2+2 dialogue ये भी मोदी जी के टाइम पे ही स्टार्ट की गई एक चीज है। Now, इसमें आपको कुछ होमवर्क में देने वाला हूँ। So, this is 2+2 dialogue, जहां पे अब होता क्या है कि टू मिनिस्टोरियल डायलॉग होता है, ये इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, राइट, ये दो लोग जाते हैं एंड दे मीट विद दैट कंट्रीज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, इनका ये मीटिंग होता है एंड 2+2 डायलॉग होता है। नाउ होता क्या है, देर आर टू टाइप्स ऑफ डायलॉग्स, एक तो फॉर्मल डायलॉग होता है, एक इनफॉर्मल डायलॉग होता है। फॉर्मल डायलॉग का मतलब ये होता है कि फॉर्मल का मतलब होता है कि देर इज अ स्पेसिफिक एरिया जो डिसाइड किया गया है, जिस एरिया के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। इनफॉर्मल डायलॉग मीन्स इनफॉर्मल टॉक्स वेयर द टॉपिक इज नॉट प्री डिसाइडेड। अब आप दोस्तों के साथ बातें करने बैठते हो तो टॉपिक कभी डिसाइडेड नहीं होता, राइट, वॉट एवर जो भी चलता है वो आप बातें करने लगते हो एंड देन यू कम टू चलो ठीक है एक प्लान बनाते इधर चलते हैं, है ना, तो इनफॉर्मल प्लान होता है। तो वैसे ही दिस इज ऑल्सो एन इनफॉर्मल डायलॉग और इनफॉर्मल ग्रुप है जहां पे हम मिलते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद द पर्सपेक्टिव कंट्री एंड देन दे डिस्कस ऑन मेनी थिंग्स। तो वी स्टार्टेड दिस विथ जापान, आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड विद दिस मल्टीपल कंट्रीज, और ऑलमोस्ट 4 कंट्रीज है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको एक बार चेक करना है कि कौन सी कंट्रीज के साथ वी आर हैविंग दिस 2+2 मिनिस्टोरियल डायलॉग, ये हमारा किन किन कंट्रीज के साथ होता है। तो दिस इज ऑल्सो आइडिया और स्टार्टेड बाय मोदी जी। देन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जैसे मैंने बताया था कि हमारा फोकस नेबरहुड पे ज्यादा है। नाउ दिस कैन बी सीन विद दिस इवन इलेक्शन कैंपेन एज वेल। इवन मोदी जी का जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, उस कैंपेन के दौरान भी ही हैव टोल्ड और ही हिंटेड दैट ही विल बी फोकसिंग ऑन द इमीडिएट नेबर फर्स्ट। तो जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इनके साथ इंडिया के कुछ इश्यूज है तो उनको रिजॉल्व करना है, राइट, एंड श्रीलंका, मालदीव्स, इनके ऊपर हमें स्पेशल ध्यान देना है। तो इन सब चीजों के बाद ही डिड व्हेन ही वाज इवन कैंपेनिंग एज वेल, तो तभी इसका हिंट आ गया था एंड विच कैन बी सीन आफ्टर हिज बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, राइट, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद भी द फर्स्ट कंट्री आल्सो ही विजिटेड, कोई बड़ा ऐसे खतरनाक सा कंट्री नहीं था, ही विजिटेड और नेबरहुड ओनली भूटान को उन्होंने विजिट किया था। सो दिस शोज हिज विलिंगनेस टुवर्ड्स नेबरहुड एंड फर्स्ट, सबसे पहले सिंपल बात होती है कि आपके पड़ोसी के साथ आपके अगर रिलेशन अच्छे हैं तो आपके झगड़े रेगुलरली नहीं होंगे, नहीं तो पड़ोसी के साथ ही अगर आपका नहीं बनता है तो दिन रात हमेशा उसी का मुंह देखना है, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई आवर पॉलिसी वाज नेबरहुड फर्स्ट, पहले हमें नेबरहुड को रखना है। इवन बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी हिंटेड दैट हिज फॉरेन पॉलिसी विल एक्टिवली बी improving the ties with India's immediate neighbors, which was termed as neighborhood first policy. He started as well by इनवाइटिंग ऑल द हेड्स। तो इन्होंने क्या किया था, व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने सार्क, हमारे जो इमीडिएट नेबर्स है, साउथ साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया, दिस इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, राइट। तो ये सार्क की कंट्रीज जो हमारे सारे नेबर्स है, इन सबको हमने इनवाइट किया था इन द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ मोदी जी, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने सबको इनवाइट भी किया। ही इनवाइटेड ऑल द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज his inauguration, and on the second day of the office he had bilateral talks। तो आते ही इन सबके साथ दूसरे दिन ही ऑफिस में इन्होंने सबसे बात की। Later, during the launch of an event at ISRO, he also talked about having a dedicated SARC satellite। तो याद रखना, डेडिकेटेड सार्क कंट्रीज के लिए एक सैटेलाइट की भी बात की गई है, उसमें से ऑफकोर्स पाकिस्तान को हटा दिया गया है। देन देयर इज सार्क यूनिवर्सिटी आल्सो, जिसकी बात की गई है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सार्क यूनिवर्सिटी भी की जाएगी, ठीक है। तो हिज फोकस वाज मेजर ऑन सार्क। अपार्ट फ्रॉम सार्क, क्योंकि सार्क में देयर इज पाकिस्तान, तो इमीडिएट नेबर के साथ और रिलेशन इंप्रूव करने के लिए ही एक्टिवली स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन बीमस्टेक। बीमस्टेक में भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया जहां पे पाकिस्तान नहीं है। देन इन दिस पॉलिसी ओनली
The focus is to develop friendly and mutually beneficial relation with all the neighbors. Focus क्या है? Mutually beneficial relation develop करने हैं with the immediate neighbors. India's policy of neighborhood first focuses on creating mutually beneficial, people oriented regional framework for stability and prosperity. India's engagement with these countries is based on, now क्या इसका main crux है, इट इज कंसल्टेटिव नॉन रेसिप्रोकल आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच. तो हमने देखा था ये नॉन रेसिप्रोसिटी की बात की गई थी ड्यूरिंग द आईके गुजराल, है ना. गुजराल डॉक्ट्रिन में भी हम क्या बात करते हैं, इमीडिएट नेबर के साथ नॉन रेसिप्रोसिटी, मतलब इनको आपको यू हैव टू हेल्प दीज कंट्रीज, बट इन कंट्रीज से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटे कंट्रीज है, इंडिया की इतनी हेल्प नहीं कर सकते जैसे कि श्रीलंका है, मालदीव्स है, नेपाल है, भूटान है, राइट. सो दीज कंट्रीज कैन नॉट हेल्प अस दैट मच, बट वी हैव टू हेल्प देम बिकॉज वी डू नॉट वांट चाइना टू हेल्प देम, राइट. इसीलिए हमें इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. सो इट इज कंसल्टेटिव नॉन रेसिप्रोकल एंड आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच वी आर फॉलोइंग टुवर्ड्स दिस रीजन. देन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि सार्क वार्क हर जगह से पाकिस्तान को तो हमने इतना ध्यान दिया ना, नहीं है, राइट, एंड दे डिड नॉट अलाउ अस टू वर्क एज वेल. पाकिस्तान के साथ में मोदी जी, और यू कैन से दिस मोदी इराकी गवर्नमेंट का स्टैंड हैज बीन वेरी क्लियर. Of course, the government of India want to have a peace with this country, right? हम चाहते हैं कि उनके साथ शांति बनी रहे. We desire a normal neighborly relationship and we are committed to the agreement of Shimla, right? Shimla agreement and Lahore declaration. Shimla agreement जो हुआ था 1972 के आसपास, उसी के बाद में there was Lahore declaration also. तो इसको हम अवॉइड करने के लिए रेडी है, right? We are following this Shimla agreement and Lahore declaration. सीज फायर चल रहा है, एलओसी के ऊपर हम फायर नहीं करते. बट इसके अलावा अगर कोई भी निगोसिएशन इस कंट्री के साथ होने हैं, तो इस कंट्री के साथ हमें निगोसिएशन करने के लिए सबसे बेसिक चीज जो करनी होगी वो ये करना होगा, द माहौल जो है इट शुड बी फ्री फ्रॉम टेरर, हॉस्टिलिटी एंड वायलेंस. तो इस कंट्री को टेररिज्म स्प्रेड करना बंद करना होगा, इस कंट्री को जेएनके में जो इंकर्शन होता है उसे बंद करना होगा, सीज फायर वायलेशन बंद करना होगा. आफ्टर दैट ओनली वी विल टॉक विद दिस कंट्री फॉर मेंटेनिंग पीस. उसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे. एंड हमने बोल दिया है कि हम शिमला एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं, लाहौर डिक्लेरेशन को फॉलो कर रहे हैं. द ओनस इज नाउ ऑन पाकिस्तान to prove that they want to improve the relationship, they want terror free, hostility free and violence free atmosphere. अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर ओनस है, अभी उनका बारी है ना, द बॉल इज इन देयर कोर्ट. अगर वो सारी चीजें ठीक नहीं करते हैं, अपने आप को इवन ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाल पा रहे, ये तो सिचुएशन है इस कंट्री की, फ्रॉम द एफएटीएफ, राइट. तो एफएटीएफ जो दुनिया का एक ग्लोबल G20 का बनाया हुआ फोरम है, वो भी कहता है कि ये वो कंट्री है जो टेररिज्म को फाइनेंस करती है और मनी लॉन्ड्रिंग करती है. तो यहाँ से भी अपने आप को बाहर नहीं निकालते पा रहे, तो इंडिया क्या ही इनके साथ बात करेगा. सो द ओनस इज ऑन पाकिस्तान नाउ टू इंप्रूव द रिलेशनशिप और टू इंप्रूव द सिचुएशन. बट द प्रॉब्लम इज द सेम, है ना, प्रॉब्लम इज सेम कि ये कुछ करेंगे नहीं एंड इवेंचुअली कुछ होगा नहीं. तो इसके वजह से ड्यूरिंग दिस फेज ऑल्सो देयर इज अ स्टैग्नेटेड सिचुएशन. अपार्ट फ्रॉम दिस, कभी इन्होंने कुछ ऐसे घुसपैठ करने की कोशिश की है या उरी पे अटैक करने की कोशिश की है, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके इनको तुरंत जवाब तो दे ही दिया गया है ड्यूरिंग दिस गवर्नमेंट. देन इंडिया एंड क्वाड. तो इसके अलावा नाउ क्वाड के अंदर भी इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है. वैसे क्वाड समिट वी हैव सीन, राइट. सो ये भी, इसका पर्पस ये है कि दिस रीजन ऑफ इंडो पैसिफिक जो है, इंडो पैसिफिक रीजन में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है. दिस शुड बी ओपन, फ्री एंड लॉफुली. इसको, इस रीजन को, इंडो पैसिफिक को, साउथ ईस्ट, साउथ चाइना सी को गवर्न करना है. एंड फॉर दैट पर्पस ओनली, टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस रीजन, दिस ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड कॉल्ड क्वाड, विच इज अ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. इसका रिसेंटली समिट भी हुआ है इन टोक्यो, राइट, मोदी जी ने अटेंड किया है. is also known as Quad. It is a strategic dialogue between US, Japan, Australia, India, and that is maintained by the talks between member countries. तो जब इंडिया ने, अब इसकी डिटेल्स क्या हुआ, क्वाड कब स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, हमने ज्वाइन किया, उसके बाद क्या इश्यूज आए, क्या प्रॉब्लम्स आए, तो इन सब चीजों के बारे में अभी रिसेंट समिट में क्या हुआ, इसके लिए यू हैव टू वॉच द यूट्यूब सेशन ऑफ द बिग न्यूज कॉल्ड क्वाड समिट. वो आपको देखना ही पड़ेगा. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो this started as a dialogue in 2007 by Prime Minister of Japan Shinzo Abe, but उसके बाद ये कुछ टाइम तक हाइबरनेशन में चल रहा था, कुछ बात नहीं हो रही थी. It was 2017 when ASEAN summit happened in Manila. उस मनीला की समिट में फिर इसके बारे में फिर से बात की गई by these countries, सारे कंट्रीज ने. इसके अलावा द क्वाड मेंबर्स हैव अ कॉमन मिलिट्री एक्सरसाइज also by the name called Malabar, right? Malabar exercise है ये. Now
The purpose or the diplomatic and the military arrangement is widely viewed as a response to the increased Chinese economic and military power in the region of Indo-Pacific, and the way they are trying to influence this region, control this region, उसको counter करने के लिए इसको start किया गया है. Tensions between the Quad members and China have led to the fear of a new Cold War era. Because हो तो रहा है, चाइना दूसरी साइड में, चाहे इंडिया बोलता है कि ये ऐसा कोई फोरम नहीं है कि जिसके थ्रू हम चाइना के खिलाफ जाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, बट चाइना स्टिल कंसिडर्स दिस. चाइना अभी भी इसे ये कंसिडर करता है कि इट इज अ न्यू कोल्ड वॉर, इट इज अ न्यू कोल्ड वॉर दैट हैव बीन स्टार्टेड. एंड वो चाहते कि वो कहते हैं कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को सप्रेस करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग बाय दीज कंट्रीज, एंड दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस क्वाड. ओके, और इसी का कहीं ना कहीं 2019 के बाद आप देख सकते हो कनेक्शन विद द 2020 गालवान क्लैशेस भी है, तो रिस्पॉन्स करना चाहते थे वो. इंडिया वाज ज्वाइनिंग क्वाड एंड इवन देयर वाज अ टॉक रिगार्डिंग बांग्लादेश ज्वाइनिंग क्वाड. तो जब बांग्लादेश ने भी डिसाइड किया तो इन्होंने, चाइना ने उनको डायरेक्ट वार्निंग दे दिया था, यू शुड नॉट ज्वाइन क्वाड. इवन रशिया के थ्रू भी इंडिया को उन्होंने बोलने लगाया कि रशिया मेक श्योर दैट क्वाड शुड नॉट बी यू कैन से नाटो लाइक ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए. ये सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है ठीक है, लेकिन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनना चाहिए. Then in 2021 there was a joint statement, the spirit of Quad. The Quad members described the shared vision of free, open Indo-Pacific and the rule-based maritime order in the East and South China Seas. Right? तो इन्होंने clearly बोल दिया, it is to counter the issues, or you can say China जो कर रहा है economic military coercion in this area, उसको counter करने के लिए इसे start किया गया है. Now ये कुछ बेसिक पॉलिसीज थी विच वे स्टार्टेड, और यू कैन से जो जिस तरीके का ये ओरिएंटेशन हमें दिखाई दे रहा है ऑफ द मोदी गवर्नमेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर फ्यू थिंग्स विच स्टार्टेड और विच आर मोर एम्फासाइज्ड. तो पावर जो होती है वो दो टाइप की होती है डिप्लोमेटिकली. वन इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पावर, सेकंड इज कॉल्ड एज हार्ड पावर. सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर एवरीवन नोज, हमारे मिलिट्री की जो पावर है उसकी वजह से अगर कोई कंट्री हमारे साथ लड़ने से डरती है, या फिर हमारे इकोनॉमी की जो पावर है उसकी वजह से अगर कोई हमारे से पंगा नहीं लेता है, तो उसे कहते हैं इंडिया की हार्ड पावर. वेयर एज सॉफ्ट पावर इज द पावर ऑफ इंडियाज कल्चर, इज द पावर ऑफ इंडियाज मे बी रिलीजन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, देन इंडियाज म्यूजिक, इंडियाज बॉलीवुड, इंडियाज फूड, दैट इज इंडियन क्विजीन. इन सब चीजों की वजह से जब हमारे कनेक्शन किसी लोगों के साथ इंप्रूव होते हैं, इवन बिकॉज ऑफ इंडियन डायस्पोरा, जो इंडिया के लोग अलग अलग कंट्री में जाके अपना काम करते हैं, इनके थ्रू अगर हम हमारी पावर, हमारे कनेक्शन उस कंट्री के साथ, किसी कंट्री के साथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पावर. एंड during the Modi period, this is seen that the government's focus have shifted more on soft power as well. तो अभी तक इतना इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब बोला गया है कि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाना चाहता है. जैसे कि बाय यू कैन से मेजरली ड्यूरिंग दिस गवर्नमेंट ओनली इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हो गया. राइट, इंटरनेशनल योगा डे अब हर साल होता है, तो योगा को प्रमोट करने के लिए, एंड इट इज ऑफ कोर्स इंडियन वर्जन. राइट, इंडिया का है योगा, तो इंटरनेशनली इस योगा को प्रमोट करने के लिए, इंडिया की एक सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया है. Another change in the greater emphasis on the socio-politics and soft power, the third dimension of national power. This include expansion of common ground based on religious and cultural heritage and the history of India. जैसे कि हिंदुइज्म नेपाल के साथ, बुद्धिज्म का रिलेशन विथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, इवन जापान, योगा, West and modern Islam with Indonesia, democracy with Australia, Canada, USA, right? तो जो इंडिया की कनेक्शन है विद अलग अलग कंट्री, कोई कंट्री अगर बहुत डेमोक्रेसी बड़ी है या फिर डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाली है, तो उनका हम ये बोल के बोलते हैं कि वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. हमारी एक शेयर्ड हिस्ट्री है, शेयर्ड कनेक्शन है. अगर रिलीजन सेम है तो रिलीजन का यूज करते हैं, अगर कल्चर सेम है तो कल्चर का यूज करते हैं. राइट, एंड इवन वी यूज इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड. मोदी जी का ये भी सुना होगा आपने, हाउडी मोदी, है ना, एंड ऑल दिस ऑर्गन, ऑल दिस कॉन्फ्रेंसेस वेयर हेल्ड बाय हिम, जहां जहां वो घूमने जाते थे, या घूमने मतलब क्या, विजिट पे जाते थे. राइट, तो वहां पे ये इंडियन लोगों से मिलते थे, उनके थ्रू इंडिया को प्रमोट करने के लिए, इंडिया के रिलेशन उस कंट्री के साथ बढ़ाने के लिए बोलते थे. सो दिस इज अनदर एरिया विच इज फोकस्ड ड्यूरिंग दिस मोदी गवर्नमेंट. नाउ लुक ईस्ट की तो बात हुई, ऑफ कोर्स वी कैन सी बाय, अभी तक हम सिर्फ ईस्ट साउथ, है ना, ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, बिकॉज पावर इज गोइंग टू कन्वर्ज इन द रीजन ऑफ इंडो पैसिफिक. पावर वहां कन्वर्ज होने वाली है
This region is going to be very important region in this complete century. That's why यहाँ पे फोकस ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्ट की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। थोड़ा कम ध्यान है, ऑफ कोर्स कह सकते हो कि थोड़ा कम ध्यान है, क्योंकि लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, यहाँ पे इंडो पैसिफिक में जाना, क्वाड की बातें इधर करना, ये सारी चीजें बिकॉज पॉलिटिक्स ज्यादातर ईस्ट में हो रहा है। अगर वेस्ट की बात करें तो बहुत बड़ा अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, उसके बाद कुछ कंट्रीज है, राइट। तो मिडल ईस्ट है, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया। उनके साथ इंप्रूव करने के लिए, उनके साथ रिलेशन सही करने के लिए, अफ्रीका के साथ रिलेशन सही करने के लिए वी हैव लुक वेस्ट पॉलिसी। लेकिन अफ्रीका से वही है कि इंडिया उतना कुछ ले नहीं पाएगा, तो मेजरली इट इज गिविंग टू अफ्रीका। कुछ लोन देने हैं अफ्रीकन कंट्रीज को, मेडिसिन देनी है अफ्रीकन कंट्रीज को, वैक्सीन देने हैं, तो वो सब इंडिया देता है, बट उनके साथ एज सच इतना कोई कनेक्शन ज्यादा होता नहीं है। वेस्ट में वी आर हैविंग कनेक्शन विद द मिडल ईस्ट, एंड फॉर मिडल ईस्ट मेजरली यू कैन से वी आर हैविंग अ look west policy. It is neighbors especially in the Gulf countries, इंडिया के वेस्टर्न नेबर स्पेशली गल्फ कंट्रीज, इनके साथ कनेक्शन बढ़ाने के लिए है। टू कॉम्प्लीमेंट इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी देयर इज look west policy, although it is called as link west, west of the India, which give it a bigger geographical connotation। लेकिन अगर बोला जाए या देखा जाए तो मेजर फोकस इस पॉलिसी का इज ऑन द मिडल ईस्ट, और इसीलिए लुक वेस्ट पॉलिसी को मोदी जी की मिडल ईस्ट पॉलिसी नाम से भी जाना जाता है। इट इज कॉल्ड एज मोदीज मिडल ईस्ट पॉलिसी एज वेल। Then apart from this, we are having Indian Ocean Outreach. ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है during the Modi government only. Now, though this policy initiative, India started to reach out to the maritime neighbors in the Indian Ocean region. The proposal is to enhance economic and security cooperation in this region. This policy unfolded during the recent visit of Modi ji in Sri Lanka, Mauritius and सेशल्स। तो ये वो टाइम था जब हमारे रिलेशन इन कंट्रीज के साथ, स्पेसिफिकली विद श्रीलंका, वाज नॉट गुड। श्रीलंका वाज कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। श्रीलंका हैव गिवन वन ऑफ इट्स मेजर पोर्ट का कुछ पार्ट, दैट इज हम्बनटोटा पोर्ट का कुछ पार्ट ऑन 50% ऑलमोस्ट ऑन लीज टू चाइना। देन दे हैव गिवन मेजर प्रोजेक्ट्स लाइक वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट, जो इंडिया को दिया गया था, उनसे हटा के चाइना को दे दिया गया। Because of this problems that were happening in this region, Modi ji decided to visit these countries और थोड़ा रिलेशन इंप्रूव करने की बात की गई। आफ्टर दैट अगर श्रीलंका की बात करें तो आज की डेट में श्रीलंका को काफी अच्छे से पता चल ही चुका है कि किसके साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, किसके साथ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि क्राइसिस फेस कर रहे हैं एंड चाइना उतना पैसे का हेल्प कर नहीं रहा है, ऊपर से लैंड मांगता है या फिर अपना पैसा वापस मांगता है। इंडिया इज हेल्पिंग देम, डेमोक्रेसी हिल चुकी है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो चुका है, तो इमीडिएट नेबर ही आपको जो है वो काम आने वाले हैं। बाकी श्रीलंकन क्राइसिस वी हैव डन अगेन इन द बिग न्यूज, जाके देख लेना एक बार अगर जानना चाहते हो। बट टू इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप, इसलिए द इंडियन ओशन आउटरीच प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। तो ये याद रखना, with this India can project that the commands of a strategic supremacy or in the over the Indian Ocean region and its relation with its maritime neighbors are far more cordial than that of China's, with the particular reference to South China Sea। तो अगर हम बात करें कि चाइना को अगर ये कंट्रीज अपना दोस्त बनाना चाहती है, तो वो ये देख ले कि चाइना अपने नेबर्स के साथ करता क्या है, राइट। चाइना के पास एक सी है, साउथ चाइना सी, उसके अराउंड जितनी भी कंट्रीज है सबके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट है। इंडिया इज नॉट लाइक दैट, और इंडिया के किसी भी हमारे इंडियन ओशन के आसपास जो मेजरली कंट्रीज है उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा नहीं है। वी डू नॉट हैव मेजर कॉन्फ्लिक्ट एज सच, राइट। देन अगर हम दूसरा चीज बात करें तो इसमें हमारी बात की गई है मोदी पॉलिसी के टाइम इंडिया फर्स्ट। नाउ इंडिया फर्स्ट का मतलब ये है कि अभी तक हमारी पॉलिसी जो होती थी वो ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को लेकर नहीं चलती थी। अब यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया विल टेक द फर्स्ट स्टेप, इंडिया किसी भी कंट्री के लिए जो कर सकता है वो करेगा, बट आफ्टर दैट वी विल चेक कि वो कंट्री उसके यू कैन से उसका कॉस्ट बेनिफिट हमारे लिए निकल रहा है नहीं निकल रहा है, और उस तरीके से हम ध्यान देंगे तो इंडिया फर्स्ट होगा। इंडिया फर्स्ट मीन्स दैट व्हाट इंडिया नीड or what India want from each economic and technological power will be expressed with greater clarity and specificity। तो हमें जो चीज चाहिए उस कंट्री के साथ, हम क्यों डील करना चाह रहे हैं, क्या उनसे चाहिए, ये काफी उनको क्लियरली बताया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, India's decision to improve the relation will be then based on the comparative benefit cost ratio of dealing with different countries on defined set of issues, not on philosophical or ideological consideration। तो नॉन अलाइनमेंट वाला कह सकते हो, है ना, अब उससे थोड़ा हम दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। Then another words that came in were fast track diplomacy and para diplomacy। तो ये कुछ नए वर्ड आए मेजरली when the then
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सॉरी सुषमा स्वराज जी थे, राइट? तो उनके टाइम पे शी केम अप विद द वर्ड कॉल्ड फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी। इन्होंने ऑफिस स्टार्ट करने के बाद पहले कुछ दिनों में ही कहा था कि मेरी एक्सटर्नल अफेयर्स में जो पॉलिसी होगी दैट विल बी अ फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी की पॉलिसी, पॉलिसी होगी ऑफ पॉलिसी ऑफ फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी। So India's then External Affairs Minister Sushma Swaraj ji said that a catchphrase for her tenure will be a fast track diplomacy, and it had faces, that is proactive, strong and sensitive policy. तो इंडिया की फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी के तीन बेसिस है, proactive, strong and sensitive policy, that is India's fast track diplomacy. And even when India completed 100 days, right, मोदी गवर्नमेंट के जब 100 days हुए थे, इन्होंने एक बुकलेट भी रिलीज किया था called fast track diplomacy, showcasing the achievement made in the foreign policy in first 100 days। तो 100 दिन का एक अचीवमेंट लेटर भी या फिर बुकलेट इन्होंने पब्लिश किया था। सो दिस इज अबाउट फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी। एंड सेकंड, द वर्ड इज पैरा डिप्लोमेसी ऑल्सो। नाउ पैरा डिप्लोमेसी का ये बोला गया है दैट सी इंडिया इज इंप्रूविंग द रिलेशनशिप विद नेबर, लेकिन इंडिया इज द, यू कैन से इंडिया में बहुत से स्टेट्स है। कल को अगर गुजरात गवर्नमेंट किसी यूनाइटेड स्टेट्स के किसी स्टेट के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करना चाहती है, बिकॉज यूएसए इज अ फेडरेशन, या फिर इंडिया के किसी इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई है, दे वांट टू इंप्रूव द रिलेशनशिप विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी और सेंट पीटर्सबर्ग, तो उनके लेवल पे भी दे कैन हैव रिलेशनशिप, उनके लेवल पे भी दे कैन हैव रिलेशनशिप। जैसे कि देयर इज वाराणसी का भी है, तो वाराणसी एंड टोक्यो, इनके साथ कुछ ऐसे ट्विन सिटी बनाने की बात हो रही है। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर पर्टिकुलर स्टेट कैन ऑल्सो इंप्रूव देयर रिलेशनशिप विद रिस्पेक्टिव कंट्री का कोई स्टेट या फिर रिस्पेक्टिव कंट्री की कोई सिटी। सो दिस इज अनदर लेवल ऑफ डिप्लोमेसी जिसको नाम दिया गया पैरा डिप्लोमेसी। तो देश देश के लेवल पे तो चल ही रहा है, बट वी कैन हैव इट ऑन लोकल लेवल एज वेल। So para-diplomacy is an innovative idea in India's foreign diplomacy where each states and the cities would be encouraged to forge a special relationship with the countries or federal state of another country, even the cities of their interest in order। तो इवन उस कंट्री के सिटीज के साथ भी हम अपने रिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं, इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए। नाउ दिस वाज मेजरली अबाउट द मोदी जी का, यू कैन से, या फिर करंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। आई होप वी हैव गॉन थ्रू ऑल द फेजेस नाउ, और आपने आखिरी तक के सेशन देखे होंगे, एंड नाउ यू हैव रियलाइज कि अभी की सिचुएशन में जो जो चीजें चल रही है वो कहीं ना कहीं पास्ट में कनेक्ट होगी। देयर विल बी कमिंग ऑफ नैम इन द न्यूज, देयर विल बी कमिंग अप ऑफ लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, लुक वेस्ट, एक्ट वेस्ट, इंडो पैसिफिक, क्वाड, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये हर जगह न्यूज में चलते रहेंगे। इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, everything will come in news, and now you will be able to connect with all the things and easily। अभी अब करंट अफेयर्स में कोई भी न्यूज आएगी तो you will be able to understand कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हो exactly क्या रहा है। So this was the end of India's foreign policy। See you in the next session with another topic। Till then, thank you so much and take care।